Hello dear students, in this video we discussed about the agriculture of early empires. So in the previous video we discussed about the Janpad and Mahajanpads and the type of government. So in the type of governments we will discuss the two types. One is a monarchies and second one is a republic or Gansang. So now we discuss about the agriculture. So let's start our topic. Agriculture was the main occupation of the people and it was the income for agriculture that formed the foundation of a monarchical and a republican state. यानी monarchical state और republican state. republican state मतलब गणसंघ राज्य एंड monarchical मतलब जहाँ के किंग या फिर वन पर्सन जो है वो स्टेट के सारे डिसीजंस लेते हो, और रिपब्लिकन स्टेट का और गणसंघ का मतलब होता है कि जहाँ पर एक इलेक्टेड पीपल का काउंसिल होता है और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो इलेक्टेड पीपल के काउंसिल्स लेते हैं. तो इन दोनों तरह के और इन दोनों टाइप के स्टेट में एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन रहता है लोगों का, और एग्रीकल्चर के थ्रू ही वो अपनी इनकम अर्न करते हैं. During this time, there was an increase in agriculture production because the two new technologies, manufacturing of iron tools and the paddy transplantation. यानी कि मोनार्किकल टाइम में और रिपब्लिकन स्टेट जो थे उस टाइम पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसके पीछे है दो रीजंस हैं. फर्स्ट रीज़न इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन टूल्स एंड सेकेंड इज़ अ paddy transplantation. So we discuss this. First we discuss the manufacturing of iron tools. As in a previous chapter we discussed about that later Vedic period is also known as the discovery of iron. यानी आयरन की डिस्कवरी लेटर ऑफ वैदिक पीरियड में हो गई थी, जिसकी वजह से अब अर्लियर एम्पायर्स के जो लोग थे वो आयरन से वेल इंट्रोड्यूस थे, तो वो आयरन टूल्स का अच्छे से यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर में. और पैडी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. First, we discuss the use of iron. Iron now began to used by extensively. The growing use of iron, ploughshares, and other agriculture implements meant that the heavy clayey soils of the Gangetic plains could be turned over easily, leading to an increase in agriculture production. यानी कि हमें जो सॉइल गैंगेटिक प्लेन्स के पास देखने को मिलते हैं वो थोड़ी हैवी और क्लेवी होती है, तो उसको आसानी से टर्न ओवर कर सके और उसके अंदर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सके. इसलिए प्लॉकशेयर्स नाम के जो एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं, ऐसे टूल्स और कुछ अदर टूल्स का भी उसके अंदर यूज़ होता है, जिसकी वजह से सॉइल जो है उसको सॉफ्ट बना सके और वहाँ पर आसानी से एग्रीकल्चर कर सके. तो ये जो है आयरन टूल्स का यूज़ जो है वो एग्रीकल्चर में होता है. नाउ वी डिस्कस द पैडी ट्रांसप्लांटेशन. People also learn the techniques of a paddy plantation. In this type of a plantation, saplings were grown and then planted in a prepared field rather than seeds being scattered on the ground. यानी in this method लोग जो है वो सैपलिंग्स यानी कि क्रॉप्स को कहीं और जगह दूसरे ग्राउंड में ग्रो करते हैं जहाँ सूटेबल एटमॉस्फेयर हो, वेदर हो, सॉइल हो, और आसानी से क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो सके. और एक सैपलिंग में सैपलिंग यानी कि छोटे प्लांट्स भी आप समझ सकते हो कि छोटे क्रॉप्स में ग्रो हो जाए, तो इस तरह से उसे ग्रो किया जाता है. फिर जब वो सैपलिंग्स रेडी हो जाते हैं तब उसे प्रिपेयर्ड फील्ड यानी कि पहले से ही फार्म जो होता है उसको खोद के रख देते हैं और फिर उसके अंदर जो ये सैपलिंग है उसको डायरेक्ट फिक्स करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन this with the help of a picture that is given in our textbook by this. तो अगर आप इसमें देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर फार्म जो है वो जूता हुआ है. जूता हुआ मीन्स कि खोद काम किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द आयरन टूल्स, प्लगशेर की मदद से यहाँ पर. और सब यहाँ देखो लोग दिख रहे हैं वो आपको, वो सिर्फ सैपलिंग्स को अंदर डालेंगे और सॉइल से इसको कवर कर देंगे, जिसकी वजह से इसके ग्रो होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. This back-breaking work required the employments of more dases and karmakars, laborers, but it is led to an increase in agriculture production. यानी कि इस काम में ज़्यादा
बैक ब्रेकिंग यानी कमर तोड़ वर्क जो है, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट्स यानी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो दासस यानी स्लेव, और कर्माकर्स यानी कि नौकर्स और लेबर, इन सब का ज़्यादा यूज़ इसमें करते हैं। पर इसके बावजूद भी इनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमें ज़्यादा ही देखने को मिलता है। लेट्स वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टैक्सेशन। द किंग्स नीडेड a रिसोर्स टू मीट द एक्सपेंस ऑफ देयर किंगडम्स, यानी किंग को कुछ रिसोर्स की ज़रूरत रहती ही है अपने किंगडम की जो भी एक्सपेंसेस मीन्स ज़रूरियात है या फिर जो भी नीड्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए। सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल वेर अ फार्मर एंड अ टैक्स ऑन क्रॉप्स वेर कलेक्टेड, इसी की वजह से एज इफ़ यू ऑलरेडी डिस्कस दैट कि इन अर्ली एम्पायर जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का वो था एग्रीकल्चर। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग जो थे वो फार्मर थे और टैक्स जो है वो क्रॉप्स के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता था। द किंग्स शेयर और द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एंड वॉज कलेक्टेड इन काइंड अ लेटर ऑन इन अ कैश, यानी कि किंग का शेयर जो होता है क्रॉप्स में वो पहले से ही फिक्स होता है, वो होता है 1/6, यानी जैसे ही प्रोडक्ट्स रेडी होती है 1/6 पार्ट या तो उन लोगों को दे देना पड़ता है या फिर लेटर इट, अगर इस तरह से नहीं तो वो लेटर जो है वो इन कैश भी दे सकते हैं। इन कैश डजंट मीन दैट दे गिव अ पेपर मनी बट इट मीन दैट ऑफ पंच मार्क पॉइंट्स है ना अदर जो उस टाइम पर चलते थे। There was another tax called the bali, but ancient Indian texts are not very clear about it. यानी एक और ख़ास तरह का टैक्स भी उस टाइम पर लिया जाता था, दैट इज़ कॉल्ड बली। पर बली के बारे में हमारे इंडियन टेक्स्ट में कुछ ज़्यादा मेंशन या फिर एकदम क्लियरली हमें नहीं बताया गया है। Sometimes the tax could be collected in the form of a labor and was called vishiti. Vishiti, when we discuss a new word, at that time I explain it, but leave it, I will explain you again. कि जब टैक्स को लेबर वर्क के थ्रू यानी लोगों के पास से काम करवा के कलेक्ट किया जाए तो उसे विशति कहते हैं। दिस वाज लाइक ऑफरिंग अ फ्री सर्विस टू, यानी ये ऐसा है कि फ्री में किंग के लिए काम करना, क्योंकि आप काम तो कर रहे हो बट इसके लिए आपको कोई पेमेंट्स मिलने वाली नहीं है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज़ अ ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि किस तरह का ट्रेड जो है वो हमें, ट्रेड मीन्स बिजनेस जो है वो हमें अर्ली एम्पायर में देखने को मिलता था, और अर्ली एम्पायर्स के जो सिटीज़ या फिर जो किंगडम्स थे वो किस तरह से अर्बनाइज थे। एज एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स इंक्रीज देयर वाज अ सरप्लस, यानी कि सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी बहुत ज़्यादा, कि उस टाइम पर ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर में वो हमें सबसे ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। वाइल अ लार्ज पार्ट ऑफ इट वाज कलेक्टेड एज अ टैक्स एंड सम ऑफ इट वाज आल्सो ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ अ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ का मतलब होता है सामान या फिर माल जिसका हम बिजनेस कर सकें, इस तरह से इन टर्म्स ऑफ के जो माल को हम बेच सके और ख़रीद सके, ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है। तो लार्ज पार्ट ऑफ इट वाज कलेक्टेड, यानी कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो लार्ज पार्ट ऑफ इट्स कलेक्टेड एज अ टैक्स, यानी उसमें से ज़्यादातर पार्ट जो है वो राजा को टैक्स के थ्रू या फिर किंग को टैक्स के थ्रू दिया जाता है। अब उसमें से भी जो पार्ट बचता है वो ट्रेड यानी बिज़नेस के लिए यूज़ होता है, बिज़नेस के माल के तरीके, यानी दूसरे एक से दूसरे स्टेट के साथ या एक से दूसरे लोगों के साथ ट्रेड करने के लिए। द गुड प्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्ट पीपल वेर कैरिड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय मर्चेंट्स। मर्चेंट्स का मतलब भी व्यापारी होता है, कि जब गुड प्रोड्यूस्ड, अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ हो, क्राफ्ट पीपल्स मीन्स जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग मतलब क्राफ्ट का एग्जैक्टली होता है शिल्प, पर यहाँ पर सिर्फ शिल्प कला की बात नहीं हो रही, पर कोई भी फील्ड में, जैसे कि कोई पोट्री मेकर्स है, ट्रेनर है, बिल्डर्स है, वीवर्स है, तो इनमें से जिसने भी अपना बेस्ट परफॉर्म किया और उनके पास अगर कुछ गुड प्रोड्यूस्ड, उन्होंने गुड प्रोडक्ट बनाई हो, तो वो प्रोडक्ट्स को मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी जो है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से कैरी कर कर दूसरी जगह बेचने के लिए और बिजनेस करने के लिए ले जाते थे। मर्चेंट्स इधर ट्रैवल बाय द कार्ट्स और सेल डाउन द रिवर्स एज सम सिटीज़ वेर लोकेटेड ऑन अ रिवर्स बैंक, यानी मर्चेंट्स जो थे या तो वो ट्रैवल
कार्ट्स यानी कि बुल कार्ट्स के थ्रू, या फिर सेल डाउन द रिवर्स यानी कि बोट के थ्रू रिवर्स को सेल कर कर दूसरी सिटीज़ जो कि रिवर के किनारे बसी हो उस सिटीज़ में जाके ये सारा सामान जो है, चाहे वो ग्रेन्स हो या क्राफ्ट पीपल्स की गुड प्रोडक्ट्स हो, तो ये वहाँ जाकर बेचते थे। ये सारा काम जो है वो मर्चेंट्स करते थे। नाउ वी डिस्कस्ड ओनली अबाउट द ट्रेड। ये पूरा ट्रेड के बारे में डिस्कस हो रहा है कि किस तरह की ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलती है। दे मे हैव यूज द पंचमार्क कॉइन्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अब सामान के बदले उनको कुछ चाहिए होगा, तो सामान के बदले जैसे अभी हम जो है वो मनी, हमारे पास पेपर मनी है 2000 के नोट, 500, 200, तो हम ये नोट के बदले सामान खरीदते हैं। वैसे ही वो लोग भी अपने सामान को बेचते थे और उसके बदले में वो पंचमार्क कॉइन्स के थ्रू वो पूरा एक्सचेंज रहता था। Merchants organized themselves into associations or guilds which were called श्रेणीज, यानी कि मर्चेंट्स जो थे वो खुद ऑर्गेनाइज अपने आप ही सारे मर्चेंट्स मिलके एक एसोसिएशन को क्रिएट करते थे जिसमें सारे ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो मर्चेंट की एसोसिएशंस लेती है। तो इस एसोसिएशंस को गिल्ड कहते हैं और हमारी लैंग्वेज में यानी संस्कृत में या फिर एट दैट टाइम जो भी लैंग्वेज थी उसमें उसे श्रेणीज कहते हैं। तो ये हमें जो पिक्चर्स दी गई है दिस आर द पंचमार्क्स कॉइन जो 5th और 6th सेंचुरीज में देखने को मिलते थे। दिस इज यूज्ड एज एक्सचेंज, लाइक मनी जैसे यूज़ होती है वैसे ये एक्सचेंज, सामान को एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। एज अ पॉपुलेशन इंक्रीज विलेज ग्रू इन साइज एंड नंबर, यानी कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई विलेज भी जो है वो अपनी साइज़ और नंबर में बढ़ गए। ईच विलेज हैड हेडमैन, ग्रामीणी और ग्रामिका, यानी हर एक विलेज के जैसे हर एक किंगडम के किंग होते हैं वैसे हर एक विलेज के जो है वो हेडमैन रखा जाता है, उसे ग्रामीणी या फिर ग्रामिका कहा जाता है। हु वाज लाइक बिटवीन द विलेज एंड द किंग, और वो जो यानी कि हेडमैन होता है विलेज का वो किंग और विलेज के बीच के मीडिएटर रहते हैं, यानी अगर किंग की कोई बात विलेज वालों को कहनी है तो वो थ्रू द ग्रामीणी के थ्रू कहलाते थे, या फिर विलेज वालों को अगर कुछ किंग के पास पहुंचाना तो वो भी ग्रामीण के थ्रू पहुंचाते थे। समटाइम्स द विलेज डेवलप्ड इनटू टाउन particularly if they were famous for certain types of the crafts, यानी कुछ विलेज जो थे वो कभी कभी टाउन में कन्वर्ट हो जाते थे। तो अगर वो टाउन में कन्वर्ट होते थे उसका पीछे का रीज़न ये रहता था कि अगर वो लोग को कुछ खास प्रकार के क्राफ्ट यानी स्थापत्य कला हो या फिर कोई भी कला हो क्राफ्ट्स में वो अगर एक्सपर्ट होते हो तो उनका विलेज जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है और वो टाउन में कन्वर्ट हो जाता है। टाउन एंड सिटीज़ ऑल्सो एमर्ज बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू ट्रेड रूट, और एक और से प्रॉक्सिमिटी टू ट्रेड रूट, यानी कि टाउन और सिटीज़ जो है वो इमर्ज का मतलब होता है उद्भव, उसके उद्भव होने का एक दूसरा रीज़न है ट्रेड रूट, कि कोई भी टाउन में से अगर ट्रेड रूट पास होता है, ट्रेड रूट यानी कि बिज़नेस का जो मेन रास्ता हो, यानी जिस रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह सामान को लोड या फिर अनलोड किया जाए, तो ऐसे रास्तों के बीच में अगर टाउन हो या फिर वही टाउन हो तो ऐसे टाउन जो है वो बहुत जल्दी डेवलप्ड हो जाते थे क्योंकि वो फिर बिज़नेस का हब या फिर रूट बन जाते थे। Now we discussed a connect to history. The emergence of a town and city in northern India during this period, यानी approximately 500 BC onward, and referred to as a second urbanization. The first one was associated with the Harappa. यानी ये second urbanization हमें जो देखने को मिलती है वो 500 BC, और जो towns और cities emerge हुए वो हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं, और फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है वो हमें हरप्पन सिटीज़ में देखने को मिलती है, यानी हरप्पन सिविलाइजेशन की हरप्पा सिटीज़ की बात हो रही है। Now we discuss about the society of an early empire. The social setup of the
जनपद और महाजनपद वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, यानी लेटर वैदिक पीरियड में जो सोशल सेटअप्स हमें देखने को मिलते थे सेम वही जनपद और महाजनपद में भी देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमें लेटर वैदिक पीरियड में किस तरह का सोशल लाइफ जो है वो देखने को मिलती थी। तो लेट्स बैक टू द सोशल लाइफ ऑफ अ लेटर वैदिक पीरियड। सो द यहाँ पर भी हमें डिफरेंस ग्रुप देखने को मिलते थे कास्ट के थ्रू, पर यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि डिफरेंस ग्रुप्स हैड बिकम द फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, यानी कि अब डिफरेंस ग्रुप के जो लोग थे उनकी ऑक्यूपेशन फिक्स हो गई थी और इस ग्रुप को अब उसके ऑक्यूपेशंस के हिसाब से नहीं पर उनके कास्ट के हिसाब से अब ऑक्यूपेशंस को डिवाइड कर दिया गया था। एंड द सोशल ग्रुप बिकम रिजिड, क्योंकि सभी के वर्क फिक्स होने की वजह से उस टाइम का जो सोशल ग्रुप था वो रिजिड हो गया था, यानी कि ब्राह्मण्स का सन है तो वही नेक्स्ट ब्राह्मण बनेगा। बट अर्ली वैदिक पीरियड में हमें ये देखने को नहीं मिलता था, बट लेटर वैदिक पीरियड में ये सोशल लाइफ जो है हमें देखने को मिले। तो यही रिजिड सोशल लाइफ जो है वो हमें अर्ली एम्पायर्स और जनपद और महाजनपद में भी देखने को मिल रही है। द one system that classified the people into Brahman, Kshatriya, Vaishyas or the Shudra continued and came to be a firmly establishing in society, यानी एज इफ आई टोल्ड कि जो 4 कास्टिज्म सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिलती थी लेटर वैदिक पीरियड में, वही सेम सिस्टम जो है वो जनपद और महाजनपद में भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये 4 क्लास वहाँ रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हावेवर इट वॉज नो लॉन्गर स्किल बेस्ड, इट्स बिकम हेरिडेटरी, यानी स्टार्टिंग में अर्ली वैदिक पीरियड में ये जो था वो स्किल बेस्ड था, बट लेटर वैदिक पीरियड में ये ज़्यादा टाइम तक स्किल बेस्ड नहीं रह पाया। इंस्टेड ऑफ दैट इट्स बिकम द हेरिडेटरी, यानी कि वो फिर वारसागत हो गया। नॉट एवरी वन एक्सेप्ट द वर्ण सिस्टम एज द डेवलप्ड बाय द ब्राह्मण प्रिस्ट्स, यानी ब्राह्मण प्रिस्ट ने ये वर्ण सिस्टम जो है वो डेवलप की थी, तो ये सिस्टम जो है वो हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। Some objected to the allotment of a one based on the birth in the certain communities, यानी कुछ communities ऐसी थी जो allotment of one based जो सिस्टम है उसके विरोध में थी, या ये कह रहे थे कि बर्थ के हिसाब से लोगों को डिवाइड करना दैट इज़ नॉट राइट, ऐसा कुछ कम्युनिटी के लोग जो थे वो बोल रहे थे। They encouraged the complex rituals, elaborate sacrifices, expensive ceremonies and the one system, and emphasized the sanctity of the Veds. sanctity का मतलब होता है पवित्रता, यानी कि वो लोग जो थे वो वेद की और वेद की पवित्रता पर ज़्यादा जोर देते थे। एम्फासिस का मतलब होता है ज़्यादा जोर देना, वो इन चीज़ पर ज़्यादा जोर देते थे। फिर इन लोगों की वजह से रिचुअल्स जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। फिर सेरेमनीज यानी कि रिलीजियस सेरेमनीज थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई, और फिर से एलोब्रेट सेक्रीफाइस, यानी सेक्रीफाइस परफॉर्म तो करते हैं पर उसको एलोब्रेट क्यों, एलोब्रेट करने ज़्यादा एलोब्रेट करने के लिए भार दिया गया, और ऐसे सारी मिल के थोड़ा रिलीजन को कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। पीपल ग्रेजुअली बिकम द dissatisfied and sought different religious option। स्लॉट का मतलब होता है कि वो लोग अलग अलग कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स की वजह से कुछ क्लास डिससेटिस्फाइड यानी सेटिस्फाइड नहीं थे धीरे धीरे, और वो कोई दूसरे रिलीजियस ऑप्शन को खोज रहे थे। Two new religions, Jainism and Buddhism, become the popular. We shall read more about the Buddhism and Jainism in the next chapter। यानी कि कोई एक धर्म में जो रिजिडनेस हमें देखने को मिली उसकी वजह से 2 धर्म जो है वो उस टाइम पर इमर्ज हुए या फिर पॉपुलर हुए। एक था जैनिज़्म और दूसरे थे बुद्धिज़्म। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर केस स्टडी दैट इज़ मगध और वाजी। Let's us now learn more about the kingdom of a Magad and a republic Vaji। किंगडम
मगध एंड रिपब्लिक वाजी। देखो इसी से हमें ये पता चल गया कि किंगडम का मतलब कि मगध जो है वहाँ पर हमें मोनार्की देखने को मिल रहा होगा, और रिपब्लिक वाजी यहाँ पर हमें गण संघ देखने को मिल रहा है। देखो सिर्फ वर्ड के हिसाब से हम पूरी उनकी जो है वो गवर्नमेंट सिस्टम या फिर टाइप ऑफ द गवर्नमेंट समझ गए। फर्स्ट वी डिस्कस द किंगडम ऑफ द मगध। मगध जो है वो उस टाइम का ग्रेटेस्ट किंगडम था। मगध एमर्ज एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद, यानी सभी महाजनपद जो भी थे उन सब में, यानी ग्रेट किंगडम जितने भी थे उन सब में सबसे ग्रेट जो था वो मगध था। द किंगडम ऑफ मगध which correspond to present day Bihar enjoyed a many natural advantages, यानी किंगडम मगध जो है वो रिसेंटली हमें बिहार जो हम जिसे कहते हैं वो था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचर के एडवांटेजेस यानी कि नेचुरल रिसोर्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लोकेटेड एट द confluence of a river Ganga and Son, and water was available for a drinking, cultivation and a transportation. confluence का मतलब होता है संगम, यानी जहाँ गंगा और सोन ये दोनों रिवर के नाम है, जहाँ ये दोनों रिवर मर्ज होती है दैट प्लेस बिहार इज सिचुएटेड। एक और चीज़ है कि सोन नदी की वजह से हर साल बिहार में जो है वो बाढ़ आती है। ओके, वाटर वॉज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। अब दो नदी के संगम के स्थान पर मगध जो था वो लोकेटेड था, जिसकी वजह से उसे पानी ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज नहीं रहती थी। फिर कल्टीवेशन के लिए यानी कि एरिगेशन के लिए पानी मिल जाता, एंड ट्रांसपोर्टेशन मीनवाइल के अगर नियर द रिवर है तो ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो जाएगा। द गंगेटिक प्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड। इट्स एल्यूवियम soil supporting the cultivation of a variety of a crop. Alluvium soil, that means के ऐसी soil जिसके अंदर सारे important nutrients और minerals presence हो जो कि किसी भी crop को कल्टीवेट होने के लिए ज़रूरी हो, और ऐसी सॉइल पर कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स जो है वो बहुत इजीली और वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं। और दुनिया के सबसे मोस्ट फर्टाइल एरिया में से, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया में से एक जो है वो है गंगेटिक प्लेन। It had a large deposits of iron ore that were used for making the agriculture implements and a weapon of war. Implements यानी कि एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली चीज़ें, और वेपन्स ऑफ वॉर यानी तलवार है या फिर भाले हैं या ऐसी सारी चीज़ें जो वॉर के दरमियान यूज़ होती हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आयरन से बनाई जाती थी। और इसका मतलब होता है कच्ची धातु, यानी इसके पास नियर द मगध जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन की कच्ची धातु देखने को मिलते थे। और आयरन जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया था, और वॉर के लिए वेपन्स बनाने में भी ये बहुत यूज़फुल था। इट वॉज ऑल्सो थिकली फॉरेस्टेड, यानी कि अभी मगध के पास जो था वो गाढ़ा जंगल था, एंड फॉरेस्ट वर अ सोर्स फॉर वुड एज वेल एज एलिफेंट्स दैट्स प्रूव टू बी इनवैल्यूएबल ड्यूरिंग द मगध्स एक्सपेंशन, यानी मगध के एक्सपेंशन के टाइम पे एलिफेंट्स जो वो भी अवेलेबल थे, और गाढ़ा और घना जंगल होने की वजह से वुड जो है वो बहुत ज़्यादा और इजीली अवेलेबल था, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बना उन लोगों के लिए। Lastly, it was ruled by some strong rulers such as बिम्बिसार and अजातशत्रु of हरियंका डायनेस्टी, यानी हरियंका डायनेस्टी के दो बहुत ही पावरफुल रूलर्स जो थे वो बाद में वहाँ पर आए। एक थे बिम्बिसार और दूसरे थे अजातशत्रु। बिम्बिसार जो थे वो अजातशत्रु के फादर थे। Magad's power continued to expand under the Sheshunang and the Nun families. So much so that when the Alexander wanted go towards the east of the river Indus, people warned him about
मैसिव आर्मी ऑफ नन्स, यानी हरियंका डायनेस्टी के बाद एक थे नंद डायनेस्टी। तो नंद के जो लोग थे वो भी बहुत ही पावरफुल रूलर्स रहे। तो नंद फैमिलीज जो थी उसके अंडर जब अलेक्जेंडर इंडिया पर आना चाहते थे या फिर वो इंडस रिवर को इस साइड से कवर करके आ रहे थे, तब लोगों ने उनको वार्न किया था कि नंद फैमिली के पास बहुत ही मैसिव यानी बहुत ही खतरनाक और पावरफुल आर्मी जो है। एंड दिस आर्मी हैड मैनी एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फूड सोल्जर्स। और उनको ये भी बताया गया था कि इस आर्मी के पास बहुत सारे हाथी, रथ और फूड सोल्जर्स यानी कि थर्ड सेना भी है। थर्ड सेना इन सेंस के जो ज़मीन पर रहकर लड़ते हैं। ऑल्दो द नन्स कॉमन एरा 361 and 321 BCE controlled the entire Gangetic plain from their capital in a Patliputra. They were cruel and tyrannical and thus unpopular. Tyrannical का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घातकी है, और क्रूअल का मतलब तो ऑब्वियस है घातकी होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होने की वजह से वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए, पर उन्होंने फिर भी नंद डायनेस्टी ने जो है वो पूरा गैंगेटिक प्लेन जो है वो कंट्रोल करके रखा था, और उनका जो मेन कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। Hence it was easy for Chandragupta Maurya to overthrow the nuns and lay the foundation of a मौर्य डायनेस्टी। क्योंकि वो अनपॉपुलर थे और बहुत ज़्यादा घातकीय थे, तो इस सारे रीज़न के बावजूद भी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इस नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रू कर सके, और फिर फाउंडेशन यानी उन्होंने अपनी मौर्य डायनेस्टी का फाउंडेशन डाला। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द हरियंका डायनेस्टी। लेट्स अस नाउ रीड अबाउट द टू ग्रेट किंग ऑफ द मगध, यानी मगध के दो महान राजा जो थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दे बोथ बिलोंग फ्रॉम द हरियंका डायनेस्टी। फर्स्ट वन इज़ बिम्बिसार। तो बिम्बिसार जो थे वो 544 से 593 BCE में हमें देखने को मिलते थे। बिम्बिसार द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ मगध, यानी मगध के जो पहले ग्रेट रूलर थे। बिलोंग टू द हरियंका फैमिली, यानी वो हरियंका फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज कैपिटल वॉज गिरिवराज और राजगिर, ये उनके कैपिटल के नाम थे। ही मेड द मगध अ पावरफुल किंगडम बाय अ वेरियस मीन्स। ही मैरिड अ प्रिंसेस ऑफ अ अदर किंगडम एंड कॉन्कर्ड हॉस्टाइल किंगडम, encouraged trade and improved the means of transport and used iron for making weapons। यानी अभी हम बात कर रहे हैं बिम्बिसार की। तो बिम्बिसार जो थे उन्होंने मगध को पावरफुल बनाने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने ही मैरिड प्रिंसेस, यानी उन्होंने दूसरे किंगडम्स की प्रिंसेस के साथ मैरिज किया। कॉन्कर द हॉस्टाइल किंगडम, हॉस्टाइल का मतलब होता है कि जिसके साथ शत्रुता हो या फिर दुश्मनी हो, ऐसे किंगडम से उन्होंने लड़ाई की, ऐसे किंगडम से कॉन्कर का मतलब जीता, ऐसे किंगडम उन्होंने जीते। इनकरेज द ट्रेड, यानी उन्होंने व्यापार को इनक्रेज किया। फिर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशंस को इम्प्रूव किया, और आयरन से बनने वाले वेपन्स को भी उन्होंने बनवाया। बिम्बिसार ब्लेज द टेल फॉर द राइज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मगध। ब्लेज का मतलब होता है प्रज्वलित, राइज का मतलब होता है सिंबल या फिर निशानी, यानी मगध के विस्तार को फैलाने के लिए और मगध को एक्सपेंड करने के लिए बिम्बिसार को जो है वो प्रज्वलित निशानी मानी जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कुल का दीपक, वैसे ही बिम्बिसार को मगध के कुल का दीपक भी कह सकते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट द अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का जो एरा है वो 493 टू 461 BCE के बीच में है। बिम्बिसार से सन, यानी अजातशत्रु जो थे वो बिम्बिसार के बेटे थे। Bimbisar is the first great king of the Magad. Ajatashatru became the king in the 1493 BCE after killing his own father। यानी कि अजातशत्रु जो थे वो मगध की गद्दी पर आए तो सही,
1493 में। पर कैसे, उन्होंने खुद ही अपने फादर को मार डाला था, यानी बिंबिसार को अजातशत्रु ने मार डाला था। डिड यू नो दैट दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड केस ऑफ पेट्रीसाइड इन एंशिएंट इंडिया। यानी पेट्रीसाइड का मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, यानी अपने ही फादर को खुद मारने की साजिश करना या फिर खुद ही मार डालना, दैट इज़ कॉल्ड पेट्रीसाइड। तो ये हमें पेट्रीसाइड जो है, ये फर्स्ट केस जो है वो एंशिएंट इंडिया में रिकॉर्ड हुआ था। He was ambitious and wanted to extend the boundaries of मगध एम्पायर, यानी वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था और वो मगध की बाउंड्रीज़ को जो है वो बढ़ाना चाहता था। He attacked the king of कौशल and लिच्छवी गणसंग, even though the both ruler were related to him, यानी उसे कौशल और गणसंग जो लिच्छवी था, उन दोनों पर उन्होंने अटैक किया अजातशत्रु ने, और वो दोनों उससे रिलेटेड थे उसके बावजूद। द कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगृह और मॉडर्न डे राजगीर इन बिहार, यानी राजगृह जो था वो अभी मॉडर्न राजगीर इन बिहार में सिचुएटेड है, वो मगध का कैपिटल था। लेटर अ न्यू कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर फोर्ट और जलदुर्गा वॉज बिल्ट एट अ पाटलिपुत्र बाय अजातशत्रु सक्सेसर, यानी अजातशत्रु के सक्सेसर जो थे उन्होंने कैपिटल चेंज किया और उन्होंने जलदुर्गा वॉज बिल्ट इन अ पाटलिपुत्र। नाउ वी डिस्कस द वाजी किंगडम। The Vaji kingdom, the republic of Vaji or Variji state had no monarch but an assembly, मतलब गण और सभा, assembly का मतलब, which ruled the state. That means के वाजी जो है उसका दूसरा नाम है वर्जी। ये स्टेट है वो मोनार्च नहीं है। मोनार्च मीन्स यहाँ कोई सिंगल पर्सन या फिर यहाँ पर किंगशिप नहीं देखने को मिलती थी। दैट मीन्स के कोई एक इंसान है वो सारे स्टेट्स के इम्पोर्टेंस डिसीजन नहीं लेते थे, बट यहाँ पर हमें रिपब्लिक देखने को मिलता है। दैट मीन्स गण संघ या फिर जो हमने गणराज्य डिस्कस किया था वो, कि जहाँ पर एक पूरी इलेक्टेड पीपल की काउंसिल होती है और वो काउंसिल ही जो है वो किसी भी एक किंगडम के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस डिसीजंस है वो लेते हैं। द वाजियंस इंक्लूडेड द 8 confederated clans of whom the Lichavis, the Videhas, the Jantriks and the Vajis were the most important। यानी कि वाजी स्टेट के साथ जो थे वो 8 कन्फेडरेटेड का मतलब होता है संधि करना, यानी कुछ ऐसे भी स्टेट थे जिन्होंने इन लोगों के साथ, या कुछ ऐसे भी किंगडम्स थे जिन्होंने वाजी के साथ संधि कर ली थी। तो उसमें नाम है एक लिच्छवीस, Videhas, Chantrikas and Vajis. These are the most important. The Lichavis ruled over the area that was located to the north of the river Ganga in Bihar. यानी लिच्छवीस जो थे उन्होंने नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा, यानी गंगा के नॉर्थन साइड में जो बिहार सिचुएटेड है वो पूरा इलाका लिच्छवीस रूल करते थे। वैशाली मॉडर्न बसर, वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार, यानी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में अब वैशाली जो है वो मॉडर्न बसर जो है वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट अभी बिहार में सिचुएटेड है। वॉज द कैपिटल ऑफ द लिच्छवीस एंड द पॉलिटिकल हेडक्वार्टर ऑफ अ पावरफुल वाजियन कन्फेडरेसी, यानी कि जो 8 स्टेट की संधि से बना जो पूरा वाजियन था वो, तो उसका जो हेड क्वार्टर यानी कि पॉलिटिकल हेड क्वार्टर जो था वो लिच्छवीस था। द लिच्छवीस वेर फॉलोअर्स ऑफ द बुद्ध, यानी वो बुद्धा के फॉलोअर्स थे, यानी दे वर बिलीव इन द बुद्धिज़्म। दे वेर क्लोजली रिलेटेड टू द मगध। द गण और असेंबली ऑफ द लिच्छवीस हैड अ मैनी मेंबर
ऑल ऑफ whom were called राजस। यानी कि वो मगध से लिच्छवीस जो थे वो क्लोज रिलेटेड टू द मगध। और यहाँ पर लिच्छवीस जो है वहाँ पर हमें गण और असेंबली यानी गण सभा गण संघ देखने को मिलता है। दैट मीन्स के हर एक काउंसिल को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और हर एक डिवाइड कर दिया गया था, और हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो एक हेड होता है या फिर एक मेंबर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड राजस। द गण मीट द सेवरल टाइम्स इन अ ईयर when the important decisions या important decisions नेक्स्ट पेज लेते हैं were taken after a long and throughout the discussion by the majority opinion। यानी साल में कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेना हो तो सारे मेंबर्स जो है और सारे राजस जो है वो मिलकर डिस्कस करते हैं, और उस डिस्कशन के ही आधार पर मेजॉरिटी ओपिनियन जो आता है वो डिसीजंस फाइनल रहता है। For administrative purpose, there was a smaller body called the Council of Minister। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एक स्मॉल बॉडी बनाई, स्मॉल बॉडी यानी सिस्टम बनाई जाती है जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी अलग अलग काउंसिल्स देखने को मिलते हैं। हर एक काउंसिल्स के जो है एक काउंसिल्स मिनिस्टर होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स के, फिर विदेश मंत्री होते हैं। तो इस तरह से It had a members called राज, उपराज, सेनापति एंड भंडारिका। यानी ये काउंसिल्स में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके काउंसिल्स के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया जाता है। तो वो नाम रहते हैं राजा, उपराजा, सेनापति एंड भंडारिका। However, women, दास और slaves and landless agricultural laborers यानी कर्माकर्स were एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिच्छवीस असेंबली। एक्सक्लूडेड मतलब दूर रखना, यानी कि विमेंस को, दास यानी कि स्लेव्स नौकर्स को, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स यानी ऐसे लोग जिनके पास लैंड नहीं है और जो मजदूरी करते हैं फार्म में, ऐसे लोगों को लिच्छवीस की जो असेंबली है यानी ये जो मिनिस्टर्स सारे मिलके कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो उस असेंबली में इन सबको बाहर रखा जाता है। यानी दिस ऑल आर नॉट टेक द पार्ट इन दिस असेंबली। तो ये हमें लिच्छवीस में देखने को मिलता है। लिच्छवीस वेर अ ब्रेव एंड वॉर लाइक, यानी कि वो बहादुर और वॉर से ना डरने वाले ऐसे लोग थे। या अजात शत्रु, द किंग ऑफ मगध, डेयर टू फाइट्स अगेंस्ट, यानी कि अजात शत्रु जो सन ऑफ द बिम्बिसार, एंड द बिम्बिसार इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध, द ग्रेट रूलर ऑफ द मगध। तो अजात शत्रु जो थे उन्होंने लिच्छवीस के साथ लड़ाई की, डेयर यानी हिम्मत की लड़ाई करने की। ही फेल्ड टू डिफीट देम इन अ ओपन वॉर एंड ही सेंट हिज मिनिस्टर वासशंकर टू सीक्रेटली where the Lichvis by sowing seeds of dissension। dissension का मतलब होता है, let me explain this, strong disagreements। यानी कि मगध के जो किंग थे अजात शत्रु, उन्होंने लिच्छवीस को हराने के लिए अपने एक मिनिस्टर जिसका नाम था वासशंकर, उनको उन्होंने लिच्छवीस से सीक्रेटली भेजा। बट वो वहाँ गए और सोविंग द सीड्स ऑफ सोविंग द सीड्स यानी उन्होंने नफ़रत के और स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट्स के जो बीज है वो वहाँ पर लगाए, यानी कि उन्हीं के असेंबली के लोगों को भड़काया और लिच्छवीस के लोगों को और मिनिस्टर्स को भड़काने की और उनको गलत राह दिखाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये स्टेट जो है वो अंदर से ही कमज़ोर हो जाए। बट हिज प्लान वॉज नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल। बट अजात शत्रु का ये प्लान जो है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अजात शत्रु हैड टू फाइट फॉर 16 years द लिच्छवीस कुड बी सबडूड, यानी लिच्छवीस को जीतने के लिए या फिर लिच्छवीस को अपने अधीन करने के लिए अजात शत्रु ने 16 साल तक लिच्छवीस के साथ लड़ाई की और आखिर में वो उनको अधीन कर पाया।
Now we discuss what was happening as well, यानी इसी हमारा चैप्टर तो अब कंप्लीट हो गया है, बट इसके सिवाय हमें ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है कि जब इंडिया में ये सब हो रहा था तब दूसरे दुनिया के कोने में क्या हो रहा था। तो हम डिस्कस करने वाले हैं द डार्क एज इन ग्रीस, यानी ग्रीस का जो डार्क एज देखने को मिला है वो। इन एंशियंट ग्रीस द पीरियड ऑफ 1200 to 800 BC is often to refer to as the Dark Age, यानी कि 1200 से 1800 साल का जो ये BC का टाइम था वो ग्रीस के लिए डार्क एज कहा गया है। दिस वॉज सपोज टू बी अ पीरियड ऑफ पॉलिटिशियन इंस्टेबिलिटी, टर्मोली का मतलब होता है उथल पथल या फिर अस्त व्यस्त, इनसिक्योरिटी मार्क्ड बाय द डिक्लाइन ऑफ अ ट्रेड एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ राइटिंग। यहाँ पर देखिए कितना बुरा टाइम चल रहा था उन लोगों को कि इस टाइम पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, यानी कोई पावरफुल किंग जो थे वो सक्सेसफुल नहीं बन रहे थे या फिर गद्दी पर नहीं आ रहे थे, तो वो पॉलिटिकली वीक हो रहे थे, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही थी। इसकी वजह से डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड, यानी उस टाइम पे बिजनेस में भी गिरावट देखने को मिली, और राइटिंग जो है वो डिसअपीयर, यानी राइटिंग की भी वैल्यू जो है वो कम हो रही थी। हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड टू ऑफ द ग्रेट ग्रीक राइटर, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उस टाइम पर ग्रीस में दो ग्रेट राइटर जो है वो प्रोड्यूस हुए। होमर वॉज द ब्लाइंड पोएट ऑफ एंशियंट ग्रीस, born on the island of आइलैंड ऑफ चियोस, यानी कि होमर नाम के एक ब्लाइंड यानी अंधा पोएट था जो चियोस नाम के आइलैंड पे जन्म लिया। ही कंपोज 2 ग्रेट एपिक्स, लियाड एंड ओडिसी, यानी लियाड एंड ओडिसी नाम की जो ग्रेट एपिक्स जो है ग्रीस की ये ग्रेट एपिक है। अगर इंडियन ग्रेट एपिक की बात करें तो रामायण एंड महाभारत, वैसे ये ग्रीस की जो एपिक है वो होमर ने लिखी। Hesiod was lived slightly later than Homer, was a prosperous farmer, यानी कि हेसियोड जो था वो एक प्रॉस्परस फार्मर था, वो होमर की तरह नहीं था। ही कंपोज वर्क इन डे, यानी वर्क और डे उन्होंने कंपोज किए थे। द फर्स्ट अकाउंट ऑफ द डे टू डे लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी फार्मर, और उन्होंने ऑर्डिनरी फार्मर के डे टू डे लाइफ को मेंशन किया था। The composition of both Homer and Horace were oral composition, means the compositions were written down later. Meanwhile, यानी कि इन दोनों की composition जो थी वो oral थी और उससे बाद में लेटर यानी कि बाद में लिखा गया, बाद में हमारे पास इसका written record रहा, otherwise it's a oral composition. This is the picture of a bust of Homer. So with this explanation part of our chapter has been completed. In the next video you all discussed about the exercise of this chapter.